नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं अकाउंट्स विद सुभाष। यहाँ पर मैं आपको अकाउंटिंग, टैक्सेशन विद टैली एंड जीएसटी और आईएफआरएस जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर जॉब प्रोफेशन के लिए अकाउंटेशन और जीएसटी सीखना चाहते हो, यह चैनल आपके लिए एक कंप्लीट गाइड बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अकाउंटिंग जर्नी सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स विद सुभाष के साथ। तो पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सिर्फ डिफिनेशन पढ़ लेना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। उसका डेली लाइफ में क्या यूज है, उसे हम प्रैक्टिकली कितना समझ पा रहे हैं, ये ज़रूरी है। सिर्फ और सिर्फ डिफिनेशन कह देना इंटरव्यू में जाके इतना आपके सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता है। इसलिए मैं व्हाट इज़ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग क्या है, इसको बहुत ही डिटेल में अपने ऊपर लेकर या फिर सोशल एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो सोचिए दोस्तों, मैं एक अपना पानी पूरी और खस्ता का स्टॉल चलाता हूँ, जिसमें मैं बहुत सारी इन्वेंट्री कई जगह से ख़रीदता हूँ, जिसमें हमारे बतासे बतासे आते हैं। बतासे में एक वेंडर से ख़रीदता हूँ और हमारी दुकान में लगने वाला ग्रोसरी आइटम हम एक जाकर ग्रोसरी शॉप और सिटी के यानी शहर के बड़े दुकानदार से ख़रीदते हैं। शॉप में लगने वाले वेजिटेबल मैं सब्ज़ी मंडी से ख़रीदता हूँ, यानी हमारी शॉप में जैसे धनिया, पुदीना, अदरक, ऑनियन, ये सारी चीज़ें भी लगती हैं जो मैं जाकर सब्ज़ी मंडी से ख़रीदता हूँ। खस्ता बनाने, मटर पकाने, चटनी बनाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, जिसको मैं दूसरे शॉपकीपर से ख़रीदता हूँ। अपनी दुकान पर मटर को गर्म रखने के लिए मैं कोयला भट्ठी का इस्तेमाल करता हूँ, जिसके लिए मैं कोयला दूसरे वेंडर से ख़रीदता हूँ। हरा दोना यानी कि पत्ता मैं दूसरे दुकानदार से लेता हूँ। इतनी सारी चीज़ें मैं इन्वेंट्री के लिए ख़रीदता हूँ। अब सोचिए दोस्तों, दिन भर कस्टमर आते हैं, पैसा देते हैं, कुछ उधार ले जाते हैं। अगर मैं ऐसा ट्रांजैक्शन सिर्फ याददाश्त पर रिलाई करके मैनेज करने की कोशिश करूं, तो गलती का स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। इतना सारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना, फिर जो हमने सेल्स की है अपनी दुकान पर, कितना हमने नकद बेचा, कितना उधार हुआ है, कितना हमारे अकाउंट में पैसा आया, यानी जो फ़ोन पे पेटीएम करते हैं उसमें कितना आया है। अगर मैं सब कुछ याददाश्त के बेस पे करूं तो गलती के चांसेस बहुत हैं। यही काम अकाउंटिंग करती है। अकाउंटिंग कुछ नहीं, अकाउंटिंग यह एक सिस्टम है जिसमें हर पैसा, हर सामान, हर वेंडर और कस्टमर ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड किया जाता है। अभी तक हमने इसको समझा जितना मैं प्रैक्टिकली आपको समझा सकता था। अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अकाउंटिंग इन माय बिजनेस, तो हमारे बिजनेस में स्टेप बाय स्टेप कैसे अकाउंटिंग करता हूँ मैं, वो मैं समझाने जा रहा हूँ। पहला काम है रिकॉर्डिंग का, यानी कि हर ट्रांजैक्शन को नोट करना। जैसे मैंने पानी पूरी एक वेंडर से ख़रीदा, ग्रोसरी आइटम मैंने ग्रोसरी शॉप से 1,000 रुपये का ख़रीदा। हरा दोना हमारी दुकान में लगता है, जो मैंने 100 रुपये का ख़रीदा मंडी से। कोयला भी मैंने 100 रुपये का ख़रीदा वेंडर सी से। मैंने 2,000 रुपये की कैश में सेल की, 1,000 रुपये की ऑनलाइन सेल की और 500 रुपये की मैंने क्रेडिट सेल की, यानी कि मैंने उधार बेच दिया। अब ये डेली रिकॉर्ड्स मेंटेन करना अकाउंटिंग का पहला नियम है, या फिर कह सकते हैं पहला स्टेप है। जितना भी हमने इन्वेंट्री परचेज की और जितना भी हमने सेल किया, और जितना भी सेल में भी कई प्रकार हैं। कई लोग उधार खा के जाते हैं, कई लोग उधार घर को ले जाते हैं, कई लोग और बहुत सारे लोग यानी कि 70 से 80% लोग नगद खाते हैं। लेकिन जो नगद लेते हैं उसमें भी अब ऑनलाइन का चलन चल चुका है, तो बहुत सारे लोग फ़ोन पे या फिर पेटीएम करना पसंद करते हैं, तो उसका भी मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसको मुझे रिकॉर्ड करना पहला स्टेप है। अब इसके हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। अब सोचिए दोस्तों, दूसरा स्टेप क्या होगा। तो रिकॉर्डिंग के बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आता है उसका क्लासिफिकेशन करना। अब क्लासिफिकेशन मतलब क्या है,
वो मैं आपको समझाता हूँ। दूसरा स्टेप है दोस्तों क्लासिफिकेशन करना। तो सिमिलर ट्रांजैक्शन को ग्रुप करना, यानी जो एक जैसे ट्रांजैक्शन है उनका ग्रुपिंग करना। अब जैसे मैं रॉ मटेरियल खरीद रहा हूँ तो रॉ मटेरियल का एक अलग ग्रुप बनाएंगे। इसमें हमारा पानी पूरी आएगा, खस्ता आएगा, मटर आएगा, हरा पत्ता आएगा, ओनियन आएगा, लेमन आएगा, ग्रीन चिली आएगी। इस तरह के बहुत सारे आइटम हमारे जो हैं रॉ मटेरियल में आते हैं। उसके बाद आता है ऑपरेशनल एक्सपेंस। अब रॉ मटेरियल लाए तो इसे बनाने के लिए भी तो हमें कुछ खर्च करना पड़ेगा, जिसमें हमारा गैस लगता है, कोयला लगता है, लेबर चार्ज लगता है। उसके बाद जो अदर आइटम है, जो हम तीसरा ग्रुप बनाएंगे, उसमें हमारा आता है ग्रोसरी आइटम, यानी जितना भी हमने किराने का सामान खरीदा वो सब हमारा ग्रोसरी आइटम वाले ग्रुप में आएगा। अब हम खस्ता बनाएंगे, फिर बतासा सेल करेंगे, तो उसे हम किसी को हाथ में खिलाएंगे नहीं, उसके लिए हमें दोना की ज़रूरत होगी, तो दोना भी हमारा अदर आइटम में आ गया। अब हमने यहाँ पर 3 ग्रुप बनाए। हो सकता है बहुत सारे लोगों के बिजनेस में और भी कई सारे ग्रुप बनते हों, तो इससे आप इजीली देख सकते हो कि कौन सा एक्सपेंस किस कैटेगरी में है और किस में कितना पैसा गया। पहला स्टेप हमने रिकॉर्ड किया हर एक चीज़ें, उसके बाद हमने इसे ग्रुपिंग की। अब तीसरा स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब तीसरा स्टेप है हमारा दोस्तों समराइजिंग। अब समराइजिंग भी क्या है? अब दिन के एंड में या फिर मंथ एंड में या फिर वीक एंड में हमें ये चीज़ देखना पड़ेगा, लेकिन मैं तो बेसिकली दिन के एंड में देखता हूँ कि टोटल परचेज कितना हुआ। मैंने पानी पूरी खरीदा, खस्ता खरीदा, ग्रोसरी खरीदा, दोना खरीदा, गैस खरीदा, और सब्जी मंडी से हमने बहुत सारे दुकान के आइटम खरीदे, जैसे हरी धनिया खरीदा, पुदीना खरीदा, प्याज खरीदा, मिर्चा खरीदा। ये सारी चीज़ें हमारी टोटल परचेज क्या है। उसके बाद फिर हमने टोटल सेल्स किया है। अब टोटल सेल्स में हमारे पास सिर्फ 2 आइटम है। कस्टमर से जो पैसा आया, यानी 2 आइटम में हमने खस्ता बेचा, कितना प्लेट बेचा, फिर पानी पूरी बेचा, कितना प्लेट बेचा, और बहुत सारे लोग चटनी के बतासे खाते हैं तो वो कितना हमने बेचा। टोटल परचेज का हम एक उसमें जो हमने क्लासिफिकेशन किया था उसमें चेक करेंगे। फिर टोटल सेल्स का कि कितना हमने बेचा। उसके बाद हमारा निकलेगा नेट प्रॉफिट। अब टोटल सेल्स जितना हमने बेचा है उसमें से हमने जितना खरीदा है या फिर जितना हमने खर्च किया, भाई खरीदेंगे तभी तो खर्च होगा, तो जितना बेचा है और उसमें से हमने जितना खर्च किया है उसको निकाल देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। अब यहाँ से पता चलता है कि आज या महीने में या फिर हफ्ते में प्रॉफिट हुआ या लॉस। इसलिए अकाउंटिंग ज़रूरी दोस्तों। कई बार होता है कि अरे बिक्री तो अच्छी हुई लेकिन पैसे कहाँ गए। कई बार होता तो दोस्तों हमारे साथ कि सारी दुकानदारी हो गई लेकिन आखिर में पता ही न चले कि पैसे कहाँ आए और कहाँ चले गए। उसके बाद आता है हमारा एक और स्टेप, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। अब हमें इसको एनालाइज भी करना है, ये नहीं कि बस समरी बना ली और हो गया। अकाउंटिंग के डाटा से मैं डिसीजन ले सकता हूँ, कितना सेल, कितना परचेज, कितना बचा हमें। इससे मुझे डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है कि कौन सा वेंडर सस्ता और रिलायबल है, कि कहाँ से मुझे सामान सस्ता मिल सकता है। सब्जी मंडी में जाओ तो फिर आज हमने यहाँ से ख़रीदा तो थोड़ा आगे बढ़ो तो पता चलता है यहाँ सस्ता है। ग्रोसरी स्टोर, अगर हम एक ही ग्रोसरी स्टोर पे अटके रहेंगे तो हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, कुछ दिन हमें सस्ता सामान देगा, उसके बाद से फिर वो अपने रंग में अपना रेट लगाएगा, और जब तक आप अवेयर नहीं होगे तब तक फिर वो आपका फ़ायदा उठाता रहेगा। गैस और कोल यानी कि कोयला की कंजम्पशन कितनी हो रही, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारी गैस कितनी लग रही, कोयला कितना लग रहा है। उसी हिसाब से हम पूरे मंथ का या फिर पूरे वीक का प्लान कर पाएंगे कितना लगना है और कितना हम लेकर आए। पानी पूरी और खस्ता का कंजम्पशन डेली या वीकली कितना है, इससे हमें ये भी पता चलता है एनालाइज करने कि अच्छा हमारे पर डे इतने बतासे बिक जाते हैं या फिर पर डे इतने प्लेट खस्ता बिक जाता है। अब इसके हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी मटर और हरे पत्ते के दोनों का वेस्टेज कम कैसे करें। वेस्टेज भी होता है दोस्तों। अब हमने हरा पत्ता के एक बंडल लिया, उसमें कई सारे दोने ख़राब निकल जाते हैं। मटर लाते हैं तो मटर को सफाई में ये ख़राब निकल जाता है, तो इसके वेस्टेज को कम कैसे करें। तो हम और अच्छी क्वालिटी का लेते हैं
और अच्छी क्वालिटी लेंगे और उस पर बराबर नज़र बना के रखेंगे। यानी जिस भी दुकानदार से लेते हैं अगर छोटी छोटी भी कमी आती है तो उसे तुरंत बताओ, नहीं वो बड़ी कमी के रूप में बदल जाता है। अब यह एनालिसिस मुझे बिजनेस इफ़िशिएंटली चलाने और प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में मदद करता है। अगर मैं एनालिसिस नहीं करूँगा तो मुझे बिजनेस को स्मूथली चलाने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब तक सब कुछ अच्छा चलेगा तब तक तो बिजनेस आपका अच्छा है। लेकिन जैसे ही थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई, अब प्रॉफिट को भूल ही जाओ। फिर प्रॉफिट डेली फ्लैक्चुएट करेगा और बड़ा अंतर पैदा करेगा, कभी कभी लॉस भी हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैंने आपको इतने सारे स्टेप बताए। अब हम इसको बिजनेस की लैंग्वेज क्यों कहते हैं? कई बार डिफिनीशन में आता है अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। वाई वी कॉल इट द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस? तो इसको भी मेरे दोस्तों समझो। अकाउंटिंग मेरे स्टाइल की लैंग्वेज जिससे मुझे अपने बिजनेस का एग्जैक्ट पिक्चर समझ में आता है। इतने स्टेप मैंने आपको बताए हैं तो इतना तो क्लियर हो ही गया होगा कि अकाउंटिंग से ही मुझे सारी चीज़ें पता चल रही हैं। इसमें क्या क्या बदलता है कि कौन से आइटम प्रॉफिटेबल हैं, कौन से एक्सपेंसेस अननेसेसरी हैं। बहुत सारे खर्चे हम लगातार करते होते हैं अपने बिजनेस में, अगर टाइम टू टाइम इसे अपडेट ना किया जाए तो हमारे प्रॉफिट का हिस्सा तो हमारा अननेसेसरी खर्चा ही ले जाता है। बहुत सारा हिस्सा हमारा खा जाता है। एक समय पे वो खर्चा अच्छा होता है लेकिन एक समय बाद वो बेकार हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मैं पीने के पानी में बर्फ़ ऐड कर रहा हूँ, तो मैं गर्मी में ऐड कर रहा हूँ तो इसका मुझे प्रॉफिट है, कस्टमर का रिस्पांस अच्छा है। लेकिन ठंडी में अगर मैं यूज़ करूँगा तो कस्टमर की तबीयत ख़राब होगी, हेल्थ इशू होगा और हमारा बर्फ़ का खर्च भी जाएगा। लेकिन अगर मैंने मन में बना लिया कि नहीं मुझे बर्फ़ डालना ही डालना है, तो ये एक अननेसेसरी एक्सपेंस में आता है। फ्यूचर प्लानिंग और इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्यूरेट होता है। जितना भी हम मैनेज कर रहे हैं अपनी दुकान में, इससे हमारा फ्यूचर में जितना भी हम इनकम करेंगे या फिर जो भी अपने बिजनेस को आगे ले जाने में हमारी चीज़ें हेल्प करेंगी, तो फ्यूचर प्लानिंग में हमारा बहुत काम आता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब कि जो भी हम सामान डेली बेसिस तो लाते नहीं, इकट्ठे लेकर आते हैं। कई बार वो सामान हफ्ते भर चलता है, कई बार 10 दिन, कई बार 4 दिन। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा एकदम एक्यूरेट होता है कि अच्छा मैंने इतना रिफाइंड परचेज किया है, अभी हमारा इतने दिन चलेगा। टैक्सेस और लीगल कंप्लायंस ईजी हो जाते हैं। अगर हम इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं तो हमारे पास प्रॉपर बिल भी होंगे। अगर हम फुटकर खरीदेंगे तो वो हमें महंगा पड़ेगा। लेकिन अगर हम सब कुछ अकाउंटिंग के थ्रू मैनेज करें तो टैक्सेस और लीगल कंप्लायंस ईजी हो जाते हैं। इसलिए अकाउंटिंग बहुत जरूरी। अब इसकी हम प्रोफेशनल डिफिनीशन समझते हैं जो हर जगह आपको मिल जाएगी और उतने से ही कहानी ख़त्म होगी। जो हमने आपके 13-15 मिनट ले लिए हैं, इतना नहीं लगेगा, ये तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरा उद्देश्य था दोस्तों आपको समझाना और अच्छे से समझाना। तो अकॉर्डिंग टू AICPA, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके हमको आपको समझाने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसके सारे स्टेप रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रिटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इन सबको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही डीपली समझाया है। अभी हमारे किस तरीके मदद करता है? इट हेल्प्स स्टेक होल्डर इंश्योर कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक IFRS और गैप, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग इनके थ्रू होती है। जो जिस कंट्री में रह रहा वहाँ के अकाउंटिंग रूल चलते हैं। लेकिन अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो कंपनी बाहर के देशों में काम करती है, तो या तो IFRS फॉलो कर रहे हैं या तो गैप फॉलो कर रहे हैं। तो इतनी सी बात आपको समझानी थी। इसके लिए मैंने आपका 14 से 15 मिनट लिया। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको फिर ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। व्हाट इज़ अकाउंटिंग? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, कहीं भी जाएंगे आप, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। इसको आप कैसे, अगर आप बुकिश डिफिनीशन बोल दिए तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो गए। आपको समझाना होगा उन्हें और एग्जाम्पल के थ्रू समझाना होगा। इसलिए इसमें मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है। आपने हमारी वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भविष्य में ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।